बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के लेक्चर 8 में आपको वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन इश्यूज़ पे बात करेंगे। इससे कबल हम ये देख चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का डिज़ाइन करते हुए हम किन डायमेंशंस को मद्देनज़र रखेंगे। उसमें जो मेनली 3 डायमेंशंस थी, उसमें शेयरिंग एस्पेक्ट था कि डेटा शेयर किया जा रहा है या डेटा के साथ प्रोग्राम्स शेयर किए जा रहे हैं या कुछ भी शेयर नहीं किया जा रहा। और फिर एक्सेस पैटर्न में हमने ये देखा कि डेटा जो है, जो डेटा शेयर होगा या जो डेटा यूज़ किया जाएगा, क्वेरी किया जाएगा, वो स्टैटिक है या उस पे कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। और चेंजेस का लेवल क्या होगा, बहुत हाईली डायनामिक होगा या बस 50% तक अपडेट्स होंगी, चेंजेस आएंगी। तीसरी डायमेंशन हमने इंफॉर्मेशन की देखी, लेवल ऑफ नॉलेज का देखा कि हमारे पास जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वो कितनी है, हिस्ट्री को देखते हुए कि अगर हमारे पास बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो हम एक अच्छा डिज़ाइन यकीनन नहीं कर पाएंगे कि हमें पता ही नहीं है किस साइट पे किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है। जितनी इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी उस कदर हम एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन करने के काबिल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हमने इस डिज़ाइन की टॉप डाउन अप्रोच देखी और इसमें ये बात की कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस से चलते हुए व्यूज़ डिज़ाइन किए जाते हैं और व्यूज़ के बाद स्कीमास, एक्सटर्नल स्कीमा और साथ ही पैरेलल में व्यूज़ को इंटीग्रेट करके हम ओवरऑल एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाते हैं कि ओवरऑल हमें कौन सी एंटिटीज़ चाहिए और उनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, कौन कौन से फील्ड्स होंगे। ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पूरा डेवलप करने के बाद सारी जो अलग अलग हमने देखा उसका एक ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा देखें बनाएंगे। और ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को देखते हुए और साथ इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए कि एक्सेस पैटर्न क्या होगा, उसके हिसाब से जो यूज़र की क्वेरीज हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन के बाद हम एक डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन क्या है कि किस साइट पे कौन सी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए ताकि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंश्योर हो। तो इस तरह से हमने जो टॉप डाउन अप्रोच है उसको स्टडी किया। डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन के बाद हर साइट का पता चल जाएगा कि अच्छा इसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो फिर अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन हम ये देखेंगे, फाइनली तय हो जाएगा कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ साइट पे डिस्ट्रीब्यूट की जानी ज़रूरी है। फिर उस साइट की लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा बनाएंगे और लोकल के बाद फिर फिज़िकली डिज़ाइन करके उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मुकम्मल हो जाएगा। अब इस डिज़ाइन में क्या इश्यूज हमें देखने पड़ेंगे ताकि जो मेन हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं, परफॉर्मेंस का, रिलायबिलिटी का, अवेलेबिलिटी का वगैरह वगैरह, ये इंश्योर हो सकें। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ज़ाहिर है डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या। हमने दो चीज़ें देखी हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा एंड सेकंड प्रोग्राम्स। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डेटा की शेयरिंग से मुतालिक बात करेंगे। अब डेटा जो है वो क्या है, डेटा जो है वो जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो हमने पर्टिकुलर्स कलेक्ट किए हैं किसी भी एंटिटीज के मुतालिक, दैट इज डेटा। जैसे एम्प्लॉयज़ के मुतालिक हम उसका आईडी, उसका फ़ोन नंबर, उसका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उसकी सैलरी, उसका जॉब डेजिग्नेशन जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हम एम्प्लॉयज़ के टेबल में स्टोर करें, दिस इज डेटा। अब अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन जब हमने सारी सिचुएशन को, सारी ओवरऑल एनवायरनमेंट को, रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी डिज़ाइन की, तो फिर लास्ट लेक्चर में जो मैंने एग्जांपल दी साहिवाल, पाकपतन और इस्लामाबाद की, इसके मुताबिक हमें फैसला करना पड़ेगा कि हम एंटिटी को
या अपने टेबल को कहाँ प्लेस करें अपने डेटा को कि जो एक्सेस है वो बेहतरीन रिजल्ट दे, उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो, एफिशिएंसी बेहतरीन हो। अब पहली अप्रोच सादा सी है कि हम पूरे का पूरा टेबल एक जगह पे रख दें। अच्छा, अब एक जगह पे होगा तो फिर मल्टीपल साइट से जो एक्सेस होगी, उस रिक्वेस्ट आएगी, उसका रिस्पांस जनरेट करते हुए, यानी एक चीज चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है बहुत ज्यादा यूज होगा। ये तो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस टाइप बन जाएगी चीज। अब अगर इसको आप एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहे तो यूं समझ लें कि साहिवाल के ऊपर एम्प्लॉयज का टेबल पड़ा है और पाकिस्तान की डिफरेंट लोकेशन से उस एम्प्लॉयज के डेटा को एक्सेस करने के लिए बार बार फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट आ रही हैं। जब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तो साहिवाल और उन शहरों के दरमियान जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, यकीनन उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी। अगर 1000 रिक्वेस्ट आती हैं एक दिन में लाहौर से, इट मीन्स कि 1000 दफा वो नेटवर्क यूज होगा। इसी तरह आप दूसरे सिटीज को देख सकते हैं। अब एज कंपेयर टू दिस अप्रोच, अगर ये किया जाए कि इस पूरे डेटा की कॉपी हम रखते हैं लाहौर, सपोज दिस स्टैटिक चेंज नहीं हो रही। अब लाहौर अगर यही डेटा रख देते हैं भी स्टैटिक, तो जो एक बार है वही रहना है, तो अब लाहौर वाली साइट जो है वो उसके लिए वो एक तरह से लोकल डेटाबेस बन जाएगी, लोकल डेटा बन जाएगा। एक तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी क्योंकि उसमें नेटवर्क यूज नहीं हो रहा, उससे साहिवाल तक आके जो रिस्पांस लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोकली उसका अपना डीबीएमएस जो उसको रिस्पांस देगा, जिससे ओवरऑल स्पीड जो है, रिलायबिलिटी भी बढ़ गई और साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस भी मैक्सिमम होगी, अवेलेबिलिटी भी मैक्सिमम हो गई। बिकॉज नेटवर्क है ही नहीं दरमियान में, तो अवेलेबिलिटी का चांसेस जो है वो उसके फेलियर के तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस लिहाज से अवेलेबिलिटी जो है बहुत बढ़ जाएगी। अब आपने देखा कि अगर आप एक टेबल को रेप्लिकेट कर देते हैं, उसका डुप्लीकेट कहीं और दूसरी साइट पे जहाँ उसकी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ रख देते हैं, तो हमें परफॉर्मेंस मैक्सिमम होती नज़र आ रही है, अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती नज़र आ रही है। इसके फ़ायदे हैं, नो डाउट इसकी अफादियत है, बट साथ ही अगर आप देखें तो ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है कि लाहौर की साइट को सिर्फ 3 एट्रीब्यूट चाहिए, सारा टेबल नहीं चाहिए। उसको सिर्फ कंसर्न है तो आईडी, नेम और फोन नंबर से, सपोज जो एक्स्ट्रा जितनी भी एट्रीब्यूट्स आप साथ भेज रहे हैं वो अनडिजायर्ड रेप्लिकेशन है, नापसंदीदा है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। आप एक्स्ट्रा खामखा वहां पे भेज रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। सो बेहतर ये होगा कि वही चीज भेजें जिसकी जरूरत है। अच्छा, अब भेज देने से और क्या प्रॉब्लम होगा? अनडिजायर्ड रेप्लिकेशन कर दी, नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अपडेट इशू आएंगे। अब पहली तो हमने सिचुएशन देखी कि अगर प्योरली स्टैटिक है देन ओके, कोई मसला नहीं, बट अगर वो डायनेमिक है, पार्शली डायनेमिक है या हाईली डायनेमिक है, अपडेट्स उसमें आनी है, तो फिर डेफिनेटली जो साहिवाल में कॉपी पड़ी है और जो लाहौर में कॉपी पड़ी है, उन दोनों को एक जैसा रहना जरूरी है। अब एक भी रिकॉर्ड चेंज होता है तो डेफिनेटली दोनों जो कॉपीज हैं, जो दोनों रेप्लिका हैं, उनको अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए ये अपडेट इशू क्रिएट करेंगे। अब इसका हल क्या है? डेफिनेटली हल ये है, वेरी सिंपल, कि जिसकी जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है, सिर्फ वही हिस्सा वहां पे प्लेस किया जाए। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ये जो आप पीस बनाएंगे उस एंटिटी के, उस टेबल के, दिस इज फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन जो है कितनी होनी चाहिए, किस फील्ड को कहाँ रखना है, इस सारी चीज का डिसीजन जो है वो हमें फ्रेगमेंटेशन की फर्दर डिटेल्स में पता चलेगा। और फ्रेगमेंट करते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं डिज़ाइनर को देखने पड़ते हैं। और कौन सा फ्रेगमेंट कहाँ एलोकेट करना है, ये भी कैम इशू है।
ये नहीं है कि बस अंधाधुंध आप फ्रेगमेंट्स करें और उस डेटा के पीसेस करें और बिखेर दें, चलो जी इस साइड पे। कहीं ऐसी साइड पे अगर आपने फ्रेगमेंट प्लेस कर दे जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और किसी ऐसी साइट के ऊपर रखा ही नहीं जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, देन दिस इज अ बैड स्ट्रेटजी, बैड डिज़ाइन। सो ये कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं होगा। सो फ्रेगमेंट करने के बाद उनको प्लेस करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना भी एक अक्लमंदी का तकाजा करती है चीज़ ये। अब इसमें फ्रेगमेंट करते हुए हमारे पास जो ऑप्शंस आती हैं वो तीन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन ये है कि आप टेबल को हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट करें, रो के हिसाब से। जैसे अगर आप टेबल बनाएं तो उसके अंदर जो रोज हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आती हैं, एक्स एक्सिस पे, और जो एट्रीब्यूट्स हैं दे फॉल ऑन वर्टिकल एक्सिस। अब अगर आप 1000 रोज हैं और उनमें से जो 500 हैं वो साहिवाल रीजन से मुतल्लिक़ हैं उसी टेबल में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का डेटा आ रहा है, कुछ 200 जो हैं वो लाहौर से रिलेटेड हैं और कोई एक 100 जो हैं वो पाकपतन से रिलेटेड हैं, एंड सो ऑन, आगे फर्दर सिटीज। अब इसमें जो 500 हैं दे बिलोंग टू प्योरली साहिवाल। अब अगर उसको आप यूं काटते हैं कि ये 500 जो रोज हैं ये साहिवाल ही पड़ी रहें, इनको कहीं और रखने की ज़रूरत नहीं, और बाकी जो 200 हैं ये आप जहां ज़रूरत है लाहौर वाली साइड पे रखते हैं, और जो 100 हैं वो आप पाकपतन वाली साइड पे रखते हैं। इस तरह से ये तकरीबन हमने 800 जो है सेपरेट कर दिए, बाकी 200 का भी हमने डिसीजन नहीं किया सपोज। तो ये जो आपने हॉरिजॉन्टली उसको कट किया है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, और जो आपने फ्रेगमेंट बनाए दे आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट। अब फ्रेगमेंट करते हुए आपको तीन चीजें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। आपकी फ्रेगमेंटेशन तब सही होगी, तब प्रॉपर होगी, आगे जाके इश्यूज क्रिएट नहीं करेगी जब आप इन तीन उसूलों को मद्देनजर रखेंगे। वो उसूल क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटनेस। अभी मैंने एग्जांपल में बात की 1000 रिकॉर्ड थे, बट हमने 800 को स्प्लिट किया, बाकी 200 कहाँ है वो डोंट नो। हमने तीन साइटों पे ये रख दिए, 500 200 100, बट जो नेक्स्ट 200 हैं दे आर नोवेयर। अब अगर ऐसी चीज है मतलब कि वो 200 का कुछ है ही नहीं, तो जब आप दोबारा इनको जोड़ेंगे सपोज, तो दोबारा सिर्फ 800 जुड़ पाएंगे, आपके पास 200 गायब होंगे। सो पहला रूल जो है कंप्लीटनेस का ये है कि जब आप किसी टेबल को फ्रेगमेंट करें, किसी भी रिलेशन को, रिलेशन टेबल ही होता है, किसी रिलेशन इंस्टांस को डिकम्पोज करें, ब्रेक करें, तोड़ें इनटू फ्रेगमेंट्स, और फ्रेगमेंट्स जब बन जाएं तो फिर उसमें कोई एक टपल ऐसा नहीं बचना चाहिए, कोई एक रो ऐसी नहीं बचनी चाहिए जो किसी फ्रेगमेंट में भी ना हो। जितने भी फ्रेगमेंट आपने बनाए हैं पीछे कुछ भी नहीं बचना चाहिए, कंप्लीट फ्रेगमेंट बने, कंप्लीटली डिकम्पोज हो वो रिलेशन इंस्टांस। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे, मतलब कि आपको वो 200 जो बचे हैं बाकी उसका भी डिसीजन लेना पड़ेगा, उसका एक फ्रेगमेंट बना के उसको भी कहीं आपको एलोकेट करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा कि अच्छा आप यहाँ पे हो। तो इसको आप यूं समझ सकते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन, यानी लॉसलेस, जब दोबारा आप रिकम्बाइन करें तो उसमें कुछ मिसिंग ना हो, वो ओरिजिनल बन जाए, दैट इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन। तो वर्डिंग कुछ यूं है, स्टेटमेंट जो लिखी हुई है बुक में, इफ अ रिलेशन इंस्टांस आर इज डिकम्पोज्ड इनटू फ्रेगमेंट्स एफ आर इज इक्वल टू, ये सेट ऑफ फ्रेगमेंट्स हैं जिसमें टूट के छोटे छोटे रिलेशंस बनेंगे, R1 बन जाएगा, जैसे साहिवाल वाला R1 है, लाहौर वाला R2 है। इस तरह से आप n फ्रेगमेंट्स बनाते हैं तो ये n इंस्टांसेस बनेंगी छोटे छोटे रिलेशंस की। Each data item that can be found in R can also be found in one or more RIs। इसका मतलब ये है कि जो आपने डेटा आइटम R में थी ओरिजिनल रिलेशन में, वही जो 1000 वाले रिलेशन में,
तो वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्रेगमेंट में उसका होना जरूरी है। मतलब जो 801 थी सपोज टप्पल, वो अगर हम ये 3 प्लेस करते हैं, 200 वाला कहीं डिसीजन ही नहीं लेते तो हमें रिकॉर्ड कहीं मिलेगा ही नहीं। सो इसलिए आपको कंप्लीटली डिकम्पोज करना पड़ेगा उस रिलेशन को, उसके सभी के फ्रेगमेंट्स को प्रॉपरली एलोकेट या प्लेस करना पड़ेगा कहीं। नेक्स्ट जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन क्या है कि जब उन फ्रेगमेंट्स को आप दोबारा रिकंबाइन करें, उस डिकम्पोज्ड फ्रेगमेंट्स को, तो फिर ओरिजिनल वही रिलेशन बन सके। कोई ऐसा रूल ज़ाहिर है आपको लगाना पड़ेगा। जैसे इसकी बात करें तो आपको यूनियन करना पड़ेगा सारे फ्रेगमेंट्स के टप्पल्स को, यानी 500 को यूनियन लिया 200 से, फिर जो पाकपतन वाला 100 है ये भी, फिर जो 200 आपने चलो मुल्तान रखे हैं, तो वो मुल्तान वाले भी जब सारे ये यूनियन बनेगा तो ओरिजिनली हमारे पास 1000 जो रिकॉर्ड हैं वो आ जाएंगे। सो इस तरह से रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब कंप्लीटली फ्रेगमेंट किया हो आपने। जब कंप्लीट फ्रेगमेंटेशन होगी देन ये उसी के ऊपर बेस करती है, फिर आप उसको रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकेंगे। अच्छा, अब एक और अहम चीज वो ये है डिसजॉइंटनेस। इसका मतलब क्या है? डिसजॉइंट, जॉइंट मीन मुश्तरका, डिसजॉइंट अपोजिट हो गया कि कोई चीज मुश्तरक ना हो। अब इसको मैं यूं समझाऊंगा कि सपोज आपने जो 1000 फ्रेगमेंट किया, 1000 रिकॉर्ड्स वाले टेबल को, उसमें फर्स्ट 500 साहिवाल के थे और नेक्स्ट जो है वो 200 लाहौर के थे, नेक्स्ट 100 पाकपतन के थे और लास्ट 200 जो है मुल्तान के थे। अब अगर आपने बिल्कुल इस तरह से कट किया है तो कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं होगा जो डुप्लीकेट होगा, यानी साहिवाल वाला रिकॉर्ड लाहौर वाली साइड पे होगा। नहीं, साहिवाल के रिकॉर्ड सारे के सारे साहिवाल में। रिकंस्ट्रक्ट करेंगे यकीनन दोबारा से रिकम्बाइन होकर ओरिजिनल बन जाएगा हमारे पास। अगर ऐसी सूरत है, दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंटनेस, क्योंकि कोई रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, मुख्तलिफ साइट्स पे कॉमनली पड़ा हो, उस पे भी पड़ा है उस पे भी पड़ा है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो कि उन 500 में से ये 500 भी पड़े हैं साहिवाल में, लेकिन अगले उसमें से 100 प्लस 200 लाहौर वाले मिला के 300 लाहौर पे आप रखें, जिसमें 100 जो है साहिवाल के भी हों, तब आप देखें साहिवाल के जो 100 रिकॉर्ड्स हैं वहां पे रेप्लिकेट हो रहे हैं, कॉमन है इन दोनों के दरमियान। तो ये जो है एक जॉइंटनेस कहलाती है, मतलब कि डिसजॉइंटनेस इंश्योर नहीं हो रही, जॉइंटनेस है, उनमें कुछ चीज कॉमन है। तो फ्रेगमेंट्स बनाते हुए ये ख्याल रखना चाहिए कि डिसजॉइंटेड हमारे पास फ्रेगमेंट्स हों, उनके दरमियान रिकॉर्ड्स जो हैं वो मिक्स ना हों, कॉमन ना रहें, मुश्तरक ना रहें, ताकि हमारे एल्गोरिदम को जब दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना है, उनको रिकम्बाइन करना है, तो प्रॉब्लम का शिकार ना हो। ये तभी उस सूरत में पॉसिबल है जब आप उसको फ्रेगमेंट करते हुए ये मद्देनजर रखें कि रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट या रेप्लिकेट कहीं नहीं करना। अगर रेप्लिकेट करना है तो पूरे का पूरा फ्रेगमेंट करें, अदरवाइज पार्ट ऑफ फ्रेगमेंट जो है पार्शली उसको कहीं और रेप्लिकेट ना करें। सो इस तरह से हमारा जो ये फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट था, जिसको हमने आज डिटेल से देखा, इसको हमने हॉरिजॉन्टली जो फ्रेगमेंटेशन है इसको डिटेल से देखा। इसके बाद वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। अब इसकी एग्जांपल जो है हॉरिजॉन्टल के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन जो जैसे हमारे पास ये एक मेन टेबल है, इसको हमने यहाँ से कट लगाया, इधर से यूं हॉरिजॉन्टली, इधर से यूं समझ लो कि हमने कट लगा दिया ये। तो ये जो कट लगा है दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट। तो अब जो है इसको आप ये जो फ्रेगमेंट बने हैं दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट। लेकिन अगर आप यूं कट कर दें कि बजट, जैसे हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, ये ओरिजिनल टेबल जो है यहाँ पे इस वक्त आप के पास ये
प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, बजट और लोकेशन है। लेकिन अगर आप यहाँ वर्टिकली इसको फ्रेगमेंट कर देते हैं, इधर से ये हिस्सा आपने तोड़ दिया, ये 2 कॉलम्स एक साइड पे रख दिए, दूसरे जो हैं वो दूसरी साइड पे रख दिए, देन दिस विल बी कॉल्ड वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। आप देख रहे होंगे कि ये जो प्राइमरी की है ये साथ जा रही है, हालांकि हमने सिर्फ नेम और लोकेशन दूसरी साइड पे रखने। ये इसलिए कि जब दोबारा रिकम्बाइन करना है तो प्राइमरी की ही हमें सपोर्ट करेगी दोबारा इनको रिकम्बाइन करने के लिए, इसलिए प्राइमरी की डुप्लीकेशन हमें ज़रूरी होती है, वो करनी पड़ती है, क्योंकि इससे जो प्राइमरी की और फॉरेन की का जो रिलेशन है वो इंश्योर होता है। इसके बगैर जो है वो फिर उनको रिकम्बाइन करना, रिकंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं रहता। तो ये वो बुनियादी कंडीशन थी जो फ्रेगमेंटेशन करते हुए हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद जो है तीसरी अप्रोच जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बाद हाइब्रिड अप्रोच है। हाइब्रिड अप्रोच ये है कि हॉरिजॉन्टली भी फ्रेगमेंट हो और वर्टिकली भी हो, दोनों उसमें खसूसियात मौजूद हों। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि ये हमने हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट कर दिया, ये 2 फ्रेगमेंट बने इस एक्चुअल जो हमारा टेबल था इसके इसके 2 फ्रेगमेंट्स किए। अब इस फ्रेगमेंट को फर्दर आप तोड़ दें कि ये जो 2 कॉलम हैं ये आप एक साइड पे रख दें, हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट तो ये पहले हो चुका है, ये वाला हिस्सा और ये वाले 2 जो हैं आप कहीं और रख दें। यानी इसका मतलब ये है, अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रही तो आप यूं समझ सकते हैं कि मैंने एक फ्रेगमेंट किया, ये हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट, उसके बाद ये वाला हिस्सा इसको मैंने वर्टिकली फ्रेगमेंट कर दिया, ये एक साइड पे रख दिया, दिस इज ऑन साइड 1 एंड दिस इज ऑन साइड 2 एंड दिस फ्रेगमेंट इज ऑन साइड 3। तो अब ये ऐसी फ्रेगमेंटेशन है जिसमें हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन भी शामिल है और उसी के अंदर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन भी है। ये देखें, ये जो 2 फ्रेगमेंट्स बने, so this type of fragmentation is called hybrid fragmentation। तो डिज़ाइनर को बिल्कुल फ्री होता है, मुकम्मल इख्तियार होता है, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट किसी भी किस्म की फ्रेगमेंटेशन जो मुनासिब समझे अप्लाई कर सकता है। एग्जिस्ट तीनों करती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हाइब्रिड, अकॉर्डिंग टू नीड्स जो है डिज़ाइनर जो है वो ये डिसाइड करेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।